हेलो दोस्तों, अगर अभी तक आपने बिहार पारा मेडिकल इंटरमीडिएट प्रवेश परीक्षा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप इसे ज़रूर पढ़ के जाएं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं रिपीट किए गए हैं। तो इसमें मैं कराने वाला हूं आज की वीडियो में बिहार पारा मेडिकल इंटरमीडिएट प्रवेश परीक्षा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2023 में पूछे गए थे उसको मैं कराने वाला हूं। तो खासकर इसमें साइंस से जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको कराऊंगा, और यहाँ पर मैथ का जो मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, अगर आप उसको नहीं देखे हैं अभी तक तो आप जाकर देख लें, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पर आप चेकअप कर सकते हो, देख सकते हो, मैथ का मैंने अलग से बना रखा है। तो चलिए साइंस के हम लोग इसमें बनाएंगे, और इसमें जो भी आपका पूछा गया है जीके जीएस और इंग्लिश हिंदी वो सारे चीज़ आपको मिल जाएंगे। केवल मैथ को छोड़कर, मैथ आपको जो है बोर्ड पर बना दिया गया है, बोर्ड पर पढ़ाने की आवश्यकता थी, इसमें आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैंने साइंस का जो क्वेश्चन है यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग के रूप में करा रहा हूँ, और बाकी सारे क्वेश्चन जो मैथ के हैं वो आपको मैं बोर्ड पर करा चुका हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साइंस का क्वेश्चन में देखिए, सामान्य विज्ञान में आपका क्या क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर पहला जो प्रश्न है आपका, पहला प्रश्न है धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस उत्पन्न होता है। यहाँ पर सवाल है, थोड़ा सा मैं और जूम कर लेता हूँ। देखिए यही आपका सवाल है, धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस उत्पन्न करता है। आपको मालूम होगा, जैसे धातु मान के चलिए कि Na है और HCl आपका हो गया। HCl क्या हो गया आपका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, अम्ल हो गया। इससे जब रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, NaCl बनता है जो नमक होता है, NaCl, और प्लस में क्या होता है H2 क्या है हमारा, ये हमारा गैस है, गैस हमारा निकलता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, H2 को हम लोग हाइड्रोजन कहते हैं। तो पहला का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, ऑप्शन डी। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 वाला अधातु तत्व कौन सा है। यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पूछा गया है। 287 कितना होगा, 2 + 8 + 7 कितना हो जाएगा जी, देखिए 17 होता है। 17 में नंबर पे कौन सा है, पीरियोडिक टेबल में आप चेक कर लीजिएगा, 17 नंबर पे क्लोरीन होता है। ठीक है, क्लोरीन होता है। तो आप याद रखिएगा 17 नंबर पे क्लोरीन होता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्लोरीन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन में है, देखिए जाइलम का कार्य क्या होता है। जाइलम का कार्य होता है जल संवहन करना। देखिए बायोलॉजी से क्वेश्चन है, जाइलम का कार्य होता है जल को मने जड़ से ऊपर की ओर ले जाना। देखिए यहाँ से जड़ से लेकर तना तक जो भी है सब जगह आपका यही पहुँचाता है। तो यहाँ पर जाइलम का कार्य आप समझ गए, जाइलम का कार्य क्या होता है, जल पहुँचाना। और फ्लोएम का कार्य क्या होता है, फ्लोएम याद रखिएगा, फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम में आपका भोजन पहुँचाता है, भोजन याद रखिएगा। अगर खाद्य पदार्थ पौधा में कौन पहुँचाता है तो फ्लोएम पहुँचाता है, याद रखिएगा। और जाइलम क्या पहुँचाता है, केवल जल पहुँचाता है, याद रखिएगा। रासायनिक परिवर्तन, चौथा क्वेश्चन जो है आपका, रासायनिक परिवर्तन नहीं है, कौन सा नहीं है। देखिए रासायनिक परिवर्तन कौन सा नहीं है, पहला ऑप्शन में है पानी का उबलना, दूसरा ऑप्शन में है कागज का जलना, तीसरा जो आपका है क्या है, दूध का खट्टा होना, चौथा आपका क्या है, कोयला का जलना। तो ये सारे के सारे क्या है आपका रासायनिक अभिक्रिया, आपका रासायनिक अभिक्रिया करता है, इसमें रासायनिक परिवर्तन होता है। लेकिन पानी जो उबलता है ये, इसमें आपका कोई रासायनिक नहीं होता है। इसलिए ऑप्शन जो ए है आपका, ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बाकी ये सारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, इसमें रासायनिक अभिक्रिया होता है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया भी कर सकते हैं और रासायनिक परिवर्तन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 में है KMNO3। देखिए पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, इसको आप निकाल सकते हैं, अलग अलग आप निकालिएगा। तो पोटेशियम कितना नंबर पे है जी, 19 नंबर पे है, और मैग्नीज कितना नंबर पे है आपको याद रखना होगा, 25 या 26 पे है। तो इस तरह से आपको याद रखना है, 25 पे ही होगा। और यहाँ पर ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन आपका क्या है, यहाँ पर आपका ऑक्सीजन जो है, यहाँ पर याद रखिएगा ऑक्सीजन आपका किसका निकालना है, मैग्नीज का निकालना है। तो मैग्नीज की जगह पे आपको ये नहीं भरना है, आपको यहाँ पर X मान लेना है या कुछ मान लेना है इस तरह से। और यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इसमें 3 है तो 8, ऑक्सीजन का जो परमाणु संख्या होता है 8 होता है, तो 8 × 24 हो जाएगा। और इसको जोड़ेंगे तो आपको इसको जोड़ कर निकालना है, कितना है,
ये तीनों का आपको जोड़कर इस तरह से आपको निकालना होता है ऑक्सीकरण संख्या। तो ऑक्सीकरण संख्या आप निकालेंगे तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए ऑक्सीकरण, आप यहाँ पर स्पेस कम है तो इसलिए मैं नहीं निकाल पाऊंगा। देखिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो ऑप्शन जो बी वो आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर +5 हो जाएगा। मैग्नीज का याद रखिएगा, मैग्नीज का आपका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन जो है साबुन का सह उत्पाद है। देखिए साबुन का सह उत्पाद मैंने यहाँ पर क्या हो जाएगा, साबुन के लिए देखिए ग्लाइकोल होता है या इथेनॉल होता है या ग्लाइसोरोल होता है या मेथनॉल होता है, ये आपका पूछ रहा है। तो यहाँ पर ग्लाइसोरोल से बनाया जाता है साबुन, याद रखिएगा ग्लाइसोरोल से बनाया जाता है, इसको आप याद रखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए इनमें से सही कथन चुने। देखिए द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है, द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है लेकिन भार बदलते रहता है, सही बात है। द्रव्यमान जो होता है आपका, जैसे मान के चलिए कि आपका जो मास है आपका वो आपका सेम रहेगा, लेकिन वेट है, वेट आपका बदलते रहता है। जैसे आप पृथ्वी पर हैं तो आपका जैसे आप 60 केजी का हैं, तो आप चंद्रमा पर जाइएगा तो आप 6 केजी का बन जाइएगा, 6 केजी का भार हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर आपका जो है वेट बदलते रहता है, लेकिन आपका जो है यहाँ पर वेट है, पृथ्वी पर वेट आपका सेम है लेकिन वहाँ पर बदल गया। तो उसी तरह से यहाँ पर जो है द्रव्यमान किसको कहते हैं, जो नहीं बदलता है, हमेशा सेम रहता है, स्थिर रहता है। जैसे आप चीनी 1 किलो ले लीजिएगा, आप किसी भी दुकानदार के पास चले जाइए, चाहे आप पटना में रहते हैं या कहीं भी कोई भी राज्य में या किसी और देश में चले जाए, और 1 किलो ही है तो वो आप सब जगह 1 किलो ही बताएगा, दूसरा नहीं बताएगा, आपका 1 केजी ही चीनी बताएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर जो द्रव्यमान होता है हमेशा स्थिर होता है, यानी कि फिक्स होता है, लेकिन भार जो है हमेशा बदलते रहता है। कहीं भी जाए आपका जगह चेंज हुआ तो हो सकता है भार बदल जाए, तो ये आप पे डिपेंड करता है। यहाँ पर देखिए वेट चेंज होते रहता है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए निम्न में कौन सा अंग मनुष्य के मादा से संबंधित नहीं है। गर्भाशय पूछ रहा है, अंडवाहिनी और अपरा और अंडाशय। तो मादा से, मादा माने स्त्री से संबंधित नहीं होना चाहिए, अंडाशय स्त्री में होता है, ये सब होता है, गर्भाशय भी होता है, अपरा भी होता है, और ये अंडवाहिनी जो होता है ये पुरुष में होता है। ये आपका गलत हो जाएगा। देखिए अंडवाहिनी जिसको हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर टेस्टिस कहते हैं, याद रखिएगा टेस्टिस कहते हैं। तो ये आपका अंडवाहिनी इसमें हो जाएगा, सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं मध्य कर्ण में इनमें से कौन सा हड्डी नहीं पाया जाता है। तो देखिए कान में आपका कौन कौन हड्डी पाया जाता है, याद रखिएगा मेलियस पाया जाता है, स्टेपिस पाया जाता है, इनकस पाया जाता है, लेकिन हेमेट नहीं पाया जाता। तो हेमेट आपका सही हो जाएगा, चलिए ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु के पलायन वेग से होगा, क्या होगा, चंद्रमा के पलायन वेग से अधिक होता है, याद रखिएगा अधिक होता है। पृथ्वी का जो पलायन वेग होता है उसको आपको और अधिक फेंकना पड़ता है, याद रखिएगा पलायन वेग क्या होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, याद रखिएगा प्रति सेकंड स्क्वायर। इस तरह से आपका होता है। इतना के स्पीड में जब अगर कोई भी चीज़ को नीचे से फेंक दिया जाए ऊपर की ओर तो वापस कभी लौट कर नहीं आता है। आपका जो है अंतरिक्ष में ही आपका ये चक्कर लगाने लगता है सैटेलाइट की तरह, बिल्कुल। तो याद रखिएगा इसका जो होता है काम क्या होता है, पलायन वेग हमेशा यहाँ पर देखिए अधिक होता है चंद्रमा से। और क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए 18 कैरेट सोना में सोना कितना प्रतिशत है। तो सोना यहाँ पर 75% है। जैसे आपको पता होना चाहिए कि सोना जो होता है 24 कैरेट का आपका जो होता है 24 कैरेट क्या होता है आपका फिक्स होता है, जो आपका प्योर माना जाता है। तो 24 कैरेट 18 कैरेट में आपको निकालना है, तो आप किस तरह से निकालिएगा। देखिए 24 कैरेट जो होता है 24 कैरेट 100% के बराबर है। तो 18 कैरेट कितना होगा, देखिए 18 कैरेट कितना होगा, इस तरह से आप निकालिएगा। तो इधर वाट, तो इस तरह से आप निकालिएगा तो आपका जो आंसर आएगा आपका क्या आ जाएगा 75% आ जाएगा। इसलिए ऑप्शन डी इज राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, लोहे के गैल्वेनीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है। तो यहाँ पर लोहे के साथ जिंक को मिलाया जाता है, याद रखिएगा जिंक को। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, सबसे पहले किस जीव को अंतरिक्ष में भेजा गया। तो यहाँ पर आदमी तो नहीं, बंदर कुत्ता नहीं, जीव के बारे में बात हो रहा है। तो यहाँ पर
चूहा हो जाएगा, क्योंकि आदमी के बारे में बात नहीं कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है। कहाँ नहीं चल सकती है? ठोस में आपका ध्वनि तरंग होता है जी, हाइड्रोजन में भी होता है, तेल में भी होता है, लेकिन निर्वात में नहीं होता है। याद रखिएगा, निर्वात में आपका नहीं चलता है, इसलिए आपका ऑप्शन जो है सी इज राइट आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, निम्नलिखित में कौन सी मूल मात्रक नहीं है। देखिए, निम्नलिखित में कौन सी मूल मात्रक नहीं है, यही आपका सवाल है। तो मूल मात्रक आपका कौन होता है? मीटर होता है, सेकंड होता है, और एम्पियर एम्पियर होता है, लेकिन ओम नहीं है, ओम नहीं है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर आपका ओम इज राइट आंसर है। ठीक है, नहीं के बारे में बात कर रहा है, इसलिए ओम नहीं कहलाएगा। ठीक है। आप मूल मात्रक कितना होता है? टोटल 7 ही होते हैं, आप याद रखिएगा। आपको पहला चैप्टर में ही मिल जाएगा, आप 11 के पहला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। मूल मात्रक पढ़ना है तो उसमें आपको देखने को मिल जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर जो है 16, ये आपका क्या है? यहाँ पर देखिए, प्रकाश संश्लेषण किससे होता है? ये आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन है। आपको मालूम होगा क्लोरोफिल से होता है, बाकी ये सब आपका ये अलग चीज़ है। राइबोसोम जो होता है आपका, ये मानव सेल में पाया जाता है, और जेंथोफिल ये सब आपका अलग हो गया, ये सब इलेक्ट्रोफिल ये सब आपका अलग हो गया, ये सब नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? क्लोरोफिल में होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है? तो ग्लोबल वार्मिंग देखिए ऑक्सीजन से नहीं होता है, ऑक्सीजन से नहीं होता है, और नाइट्रोजन से नहीं होता है। ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन दे दिया है, तो यहाँ पर O3 का मतलब क्या होता है? आपका ओजोन होता है, याद रखिएगा। ये आपका ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लोबल वार्मिंग होता है। ठीक है, याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, उत्पादक और खाने के क्रम को क्या कहते हैं? देखिए, उत्पादक और खाने के क्रम को आपने पढ़ा होगा क्लास 10 में आपका, उसमें कहा जाता है क्या है? पिरामिड एक तरह से होता है, जो जिसे हम लोग कहते हैं खाद्य श्रृंखला। याद रखिएगा, खाद्य श्रृंखला। जैसे चूहा को सांप खा लेता है, सांप को मेढक खा लेता है, कभी कुछ इस तरह से आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर खाद्य श्रृंखला कहलाता है, माने कि हर एक आदमी जो है या जीव है एक दूसरे पर डिपेंड करता है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, अनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या होता है? तो यहाँ पर न्यूरॉन, एक्सोन, म्यूटोन ये सब अलग है। आपका जीन होता है, याद रखिएगा, जीन होता है, आप पढ़े होंगे क्लास 10 में, जीन होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया गया है, डीऑक्सीजनेटेड रुधिर यानी ब्लड शरीर में किस में आता है? देखिए, तो ये दायां नीले में आता है, याद रखिएगा, दायां नीले में आता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 21 में रेडियो एक्टिव आणविक परिवर्तन में किस प्रकार की तरंगे किरणें उत्पन्न होती है, यही सवाल है। तो यहाँ पर अवरक्त होती है, याद रखिएगा, अवरक्त होती है, यह सभी नहीं अवरक्त होती है यहाँ पर, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 आपका क्या है, भारत में प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी करंट का मान कितना होता है? 50 हर्ट्ज होता है, 50 हर्ट्ज होता है, याद रखिएगा। एसी करंट का जो मान होता है भारत में आपका 50 हर्ट्ज होता है। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया गया है, टीका रोग किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, टीका रोग जो है आपका मूंगफली से संबंधित है। मूंगफली में कीड़ा लग जाता है उसके पत्ते पे, तो यहाँ पर मूंगफली में ये टीका रोग दिया जाता है, ताकि आपका यहाँ पर कोई अथी जीव जो है आपका यहाँ पर वो मर सके, तो उसमें कोई रोग ना हो, तो इसलिए दिया जाता है। चलिए, टीका रोग आपने समझ गया, मूंगफली में होता है। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, ट्राइबेसिक एसिड क्या है? देखिए, ट्राइबेसिक एसिड क्वेश्चन नंबर 24 जो है आपका यहाँ पर फॉस्फोरिक अम्ल में आएगा। देखिए, हाइड्रोक्लोरिक सिंपल है, HCl लिखाता है, लेकिन आप फॉस्फोरिक को लिखते हैं PO3 लिख सकते हैं, PO5 एक होता है। तो यहाँ पर ट्राई3 में आपका हो जाएगा क्या, फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का नाम है? देखिए, विटामिन सी का नाम है, याद रखिएगा, विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन सी का नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका टोटल 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको मालूम होगा 25 क्वेश्चन पूरा मैंने करा दिया। चलिए, उसके बाद हिंदी के प्रश्न आ रहे हैं। मैथ का मैंने प्रश्न अलग से बना रखा है वीडियो पे, आप अगर अभी तक नहीं देखे हैं, बोर्ड पर मैंने बना रखा है, तो उसको आप जरूर चेकअप कर लें। ठीक है। चलिए, यहाँ पर मैथ का प्रश्न उसके बाद दिया गया था आपका 26 से लेकर 40 तक, तो था आपका क्या था, ये आपका मैथ के सवाल थे।
तो यहाँ पर मैथमेटिक्स के सवाल थे, तो यहाँ पर मैंने बोर्ड पर करा रखा है, उसको आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 में हिंदी देखिए, हिंदी का प्रश्न आ गए हैं, तो इसका भी प्रश्न 15 या 20 थोड़ा आएगा, यहाँ पर देखिएगा। तो क्या दिया गया है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यही सवाल है। हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होता है। यहाँ पर देखिए इस लाइन में कौन गलती है ये आपको चेक करना है, कौन सा त्रुटि है। तो यहाँ पर मीठा होती है ये आपका सही हो जाएगा, बाकी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या दिया गया है, देखिए अंधे के हाथ में बटेर लगना, यही मुहावरा, अंधे के हाथ में बटेर लगना, अंधे के हाथ में बटेर लगना, यही सवाल है आपका। मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए बिना प्रयास के कीमती वस्तु को मिल जाना, यानी कीमती वस्तु मिल जाना बिना प्रयास किए हुए। जैसे बिना प्रयास किए हुए हो सकता है दौड़ भी निकाल ले, आपका अगर दौड़ हो रहा है तो बिना प्रयास किए हुए दौड़ निकाल लिया, तो ऐसे ही आपका उसको कहते हैं कि अंधे के हाथ में बटेर लगना, नहीं मगनी के आपको फायदा हो गया, जिसे हम लोग कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 में क्या दिया गया है, 43 में दिया गया है दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। कुबेर, कुबेर देखिए कुबेर यशराज को कहते हैं, याद रखिएगा। यमराज, गिरिराज, महाराज ये सब आपका नहीं है, ये सब भगवान का नाम हुआ है, लेकिन यशराज जो है आपका कुबेर, कुबेर का नाम है। यह कुबेर भी एक तरह से भगवान भी माना जाता है, रावण का एक भाई थे जो चचेरा या क्या लगते हैं, फुफेरा लगते हैं, ऐसा कोई अपना भाई लगते थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 44 में दिया गया है दिए गए वाक्यांश में वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जो मोक्ष चाहता हो। तो मुमुक्षु कहते हैं इसको, जो मोक्ष चाहता हो क्या कहते हैं, मुमुक्षु। मोछालू नहीं, मोक्ष प्रिय नहीं, अमोक्षीय नहीं, ये सब आपका गलत है, ये सब आपका सब गलत हो गया, ये आपका सही है, मुमुक्षु सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। भाई यहाँ पर शब्द ही नहीं दिया गया तो ये क्वेश्चन ऐसा ही गलत हो गया। फिर भी यहाँ पर अपयश लगा हुआ, यहाँ पर कोई क्वेश्चन था यहाँ पर छूट गया है किसी गलती के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपका क्वेश्चन रॉन्ग था। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, संज्ञा शब्द जहर में ईला प्रत्यय जोड़ने से कौन सा विशेषण बनेगा, तो जहरीला बनता है, आप याद रखिएगा जहरीला। ये देखिए ये जहरीला लिखा हुआ है तो ये गलत हो जाएगा, जहरीला बनता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या है, दाल का बहुवचन क्या है, तो दालें, दालें सही है, दाल समूह नहीं, दाल नहीं, अनेक दाल नहीं, ये सब आपका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या है, कौन से कथन शब्द कमल के सभी पर्यायवाची हैं, तो यहाँ पर देखिए पंकज है, अरविंद, अमर मने आकाश होता है जी, ये आपका गलत हो जाएगा। सरोज, पंकज, अरविंद ये आपका सही है। देखिए अंबर मने आकाश होता है, यहाँ पर पंकज मने कमल होता है, लेकिन ये तीनों अलग हो गया, ये दोनों का मतलब कमल और इसका मतलब आकाश, तो ये गलत हो जाएगा। और ये सब आपका अलग नाम है, ऐसे ऐसा ही नाम दिया गया, तो ये सब आपका बिल्कुल गलत है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 में दिया गया किस विकल्प में सही विलोम युग्म है, अनादर का निरादर होता है, सही है, और अनूठा, अनूठा का बिजोड़ होता है, ये भी सही है। और देखिए यहाँ पर इशारा, देखिए थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं, इशारा का सैन सही है, लेकिन यहाँ पर गौरव का लाघव ये आपका गलत है, गौरव का लाघव नहीं होता, ये आपका गलत हो गया। चलिए तो ये आपका यहाँ पर युग्म सही चुनना था, तो यानी कि यही आपका बाकी माना जाएगा, बाकी सारे के सारे क्या हैं, गलत माने जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 में क्या दिया गया है, आपका दिया गया एक कहानी यह भी रचना है, एक कहानी यह भी किनकी रचना है, यही सवाल पूछ रहा है, तो मनु भंडारी की रचना है, याद रखिएगा मनु भंडारी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या है, जितेंद्रिय शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, तो जीत जोड़ इंद्रिय ये आपका सही है, जितेंद्र नहीं, जितेंद्र तो नाम हो गया, जिन भी नाम हो गया, यहाँ पर अलग हो गया, और ये सब आपका गलत हो जाएगा, यही आपका सही है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में दिया गया है निम्नलिखित में कौन से प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो प्रेम का मतलब होता है देखिए प्यार करना, ये इस तरह से आप पढ़ेंगे तो प्रणय, अनुराग, प्रीति ये सब आपका प्यार करना होता है, लेकिन घृणा जो है ये आपका पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये इसलिए ऑप्शन डी इज राइट आंसर, घृणा हो जाएगा। चलिए याद रखिएगा, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो कमेंट जरूर कीजिए, और वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए और चैनल से अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या दिया गया है, 53 में दिया गया है यदि वह परिश्रम करता है तो
प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता वाक्य में किस प्रकार का है, ये वाक्य देखना है कि किस प्रकार का वाक्य है। तो यहाँ पर प्रश्न का वाक्य नहीं है, देखिए प्रश्न का वाक्य नहीं है, और संकेत का भी वाक्य नहीं कह रहा है, और संदेह यहाँ पर होने की चांस नहीं है। तो यहाँ पर विधानार्थक वाक्य याद रखिएगा, विधानार्थक वाक्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 54 में चलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र, आचार्य रामचंद्र क्या है, देखिए यहाँ पर आचार्य रामचंद्र द्वारा रचित जो है आपका कविता की परख, कविता की परख किस प्रकार का निबंध है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो सवाल पूछा गया है किस प्रकार का निबंध है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, भावात्मक। याद रखिएगा, भावात्मक में भाव वाला आपका जो है ये आपका कविता की परख जो है, इसमें भावात्मक के बारे में बताया गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 55 में चलते हैं, और यहाँ पर जो है आपका दिया गया है क्या, निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध वाक्य कौन सा है, ये आपको है चारों बेटों के नाम बताओ। तो ये ही आपका देखिए अशुद्ध वाक्य हो गया। चारों बेटों का नाम बताओ, यहाँ पर होगा का नाम बताओ। चारों बेटों के जगह क्या होगा, काम नाम बताओ। राणा प्रताप बहुत वीर थे, ये सब सही है, ये सब सही है, लेकिन ये आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इसमें आपका अशुद्ध पदार्थ आपका जो अशुद्ध वाक्य पूछा गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए, तो यहाँ तक 55 तक किए हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या दिया गया, 55 के बाद यहाँ पर 56 होता है। चलिए 56 में देख लेते हैं, 56 में क्या है, 56 नीचे दिया गया है। तो अब आपका क्या जो है, आपका इंग्लिश का प्रश्न आ गया है। देखिए इंग्लिश का प्रश्न आ गया है, तो इसमें आपको इंग्लिश के प्रश्न कराते हैं। चलिए, इसमें 15 क्वेश्चन हिंदी के हो गए, तो इंग्लिश के प्रश्न जो है इसमें आपको यहाँ पर कहा जा रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 56 में जो दिया गया, हाउ मेनी कंट्री आर देयर इन यूरोप, इसमें आपको गलत चुनना है, गलत चुनना है। तो यहाँ पर कंट्रीज आर देयर इन, यही आपका गलत है, याद रखिए यही आपका यहाँ पर गलत है। कंट्रीज होना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन कंट्री लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर कंट्री लिख दिया है, तो यही वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट। यहाँ पर कंट्री की जगह क्या होना चाहिए, कंट्रीज होना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट, तो ये आपका गलत हो जाएगा। कंट्रीज आर देयर इन इज राइट आंसर, लेकिन ऑप्शन सी भी आपको सेम लग रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी है। देखिए, लेकिन कंट्रीज आर देयर इन इज राइट आंसर है। चलिए याद रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया होगा, हो सकता है वर्ड मीनिंग चेंज रहेगा यहाँ पर, तो वर्ड मीनिंग चेंज भी हो सकता है। यहाँ पर याद रखिएगा, वर्ड मीनिंग हो सकता है कि ऑप्शन सी में आपका चेंज रहे, कुछ कंट्री की जगह कुछ और लिखा रहे, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इज राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 हो गया, क्वेश्चन नंबर 57 में चलते हैं। देखिए यहाँ पर 57 में जो दिया गया है आपका सवाल, द मेडिसिन मस्ट बी टेक, देखिए मस्ट बी टेक बाई यू, तो यहाँ पर टेक नहीं होता, टेकन बाई यू। आपको याद होगा यहाँ पर पैसिव वॉइस है, तो पैसिव वॉइस में आपका V3 लगता है हमेशा, याद रखिएगा पैसिव वॉइस जो भी बनता है आपका V3 लगता है, तो यहाँ पर टेकन हो जाएगा, टेकन इज राइट आंसर, ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 में देख लेते हैं। द सतलज हैज चेंज ईस्ट पार्ट, कहाँ से पाथ बदलता है, तो यहाँ पर कोर्स से बदलता है। देखिए याद रखिएगा, कोर्स इज राइट आंसर, कोर्स इज राइट आंसर है। चलिए याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 59 में देख लेते हैं। 59 में जो प्रश्न पूछा गया है, वी स्टे इन मुंबई इन 5 डेज, तो 5 डेज यहाँ पर याद रखिएगा, इन 5 डेज नहीं 5 डेज, 5 दिनों के लिए मुंबई में हम लोग रुक रहे हैं, यही सवाल है। देखिए 5 दिनों के लिए हम लोग, यहाँ पर इन की जगह क्या होगा, यहाँ पर 4 होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 60 से 1 तक जो पूछा गया, कोरेक्ट और इनकोरेक्ट की सवाल है, यहाँ पर बीच कुछ भी आ सकता है। तो चलिए यहाँ पर कोरेक्ट वर्ड आपको चुनना है। तो क्वेश्चन नंबर 60 में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 में क्या है जगह, देखिए क्वेश्चन नंबर 60 जो पूछ रहा है, खाली जगह यहाँ पर है ब्लैंक्स। इज द वे टू द जू, यानी कि जू के लिए रास्ता कहाँ है, कहाँ है इज राइट आंसर, वेयर, कहाँ है इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 61 में आपका दिया गया है, ऑल ऑफ अस डिवोटेड, ऑल ऑफ अस आर डिवोटेड है, ऑल ऑफ अस आर डिवोटेड,
यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू वन अनदर, याद रखिएगा। यानी यहाँ पर एक दूसरे के लिए हम सभी लोग, आप सभी लोग जो हैं क्या है, आप लोग समर्पित हैं। डिवोटेड का मतलब होता है समर्पित, याद रखिएगा, समर्पित है। तो यहाँ पर टू हो जाएगा, ठीक है। और आपका आ गया यहाँ पर क्या है, देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर आपका 62 दिया गया है, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, इसका यहाँ पर आपको भरना है, मीनिंग बताना है। तो यहाँ पर अटैचमेंट मतलब होता है जुड़ाव, एक तरह से समझिए। क्लीवर मतलब होता है चालाक, तो क्लीवरनेस मतलब होता है कि चालाकता। और एग्रीमेंट मतलब होता है सहमति। और प्रिसीशन माने होता है यहाँ पर आपका सही है। प्रिसीशन माने, एक्यूरेसी का मतलब होता है कि एकदम सही, लगभग सही है। जैसे आप एक्यूरेसी चेक किए होंगे, आपने टाइपिंग मारा होगा कहीं, तो आपको वहाँ पर एक्यूरेसी बताता है। तो वहाँ पर एक्यूरेसी का मतलब होता है कि लगभग आप कितना तक सही बता सकते हैं, कितना सही मारे हैं, 100% या 94%, इस तरह से सही मारे। तो प्रिसीशन का मतलब होता है वही, आपका याद रखिएगा। एक्यूरेसी का आपका एक पर्यायवाची एक तरह से हो गया, याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 में जो पूछा गया है रेवेन्यू का मतलब होता है अर्निंग या इनकम, याद रखिएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, इनकम हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में क्या दिया गया है, जीन्यून का मतलब होता है कि एकदम पूरा मन लगन से। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑथेंटिक इज राइट आंसर, याद रखिएगा। ऑथेंटिक इज राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 में देखते हैं। 65 में क्या पूछा गया, 65 में पूछा गया यू मस्ट अवॉइड ऑन द टर्म ऑफ दिस गवर्नमेंट। यहाँ पर क्या हो जाएगा, दो ऑप्शन बी इज राइट आंसर है। यू मस्ट यहाँ पर याद रखिएगा। यहाँ पर गलत पूछा गया है कि कौन सा गलत है इसमें, तो आपको यहाँ पर बोलना जाएगा यू मस्ट के बाद बी लगना जरूरी था, बी नहीं लगा है, तो इसलिए गलत हो जाएगा। और यहाँ पर चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में क्या दिया गया, माई वाइफ हैविंग फिनिश हर वर्क रश टू मीट मी एट द इवेंट, यही सवाल है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज राइट है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन सी क्यों राइट होगा, यहाँ पर याद रखना है माई वाइफ है, उसके बाद हैविंग लगा, हैविंग डायरेक्ट नहीं लगता है, याद रखिएगा। या तो आपका हैव लगेगा या तो आपका उसके बाद बीन लगेगा, या तो आपका हैव केवल रहेगा। तो हैव लगेगा तो यहाँ पर V3 हो जाएगा, और हैव बीन लगेगा तो ING लगेगा। तो यहाँ पर हैविंग डायरेक्ट लगा दिया है, ये आपका गलत है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 66 यहाँ पर मैंने करा रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 की ओर बढ़ते हैं। 67 में क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 67 में पूछा गया है इलेक्ट्रॉनिक मेल और ईमेल आर ए मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग डिजिटल मैसेज। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आर ए मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग, ये आपका क्या है, यही आपका गलत है जी, याद रखिएगा। यहाँ पर आपका गलत दे दिया गया है, दोनों सेम है। देखिए यहाँ पर आर गलत हो गया, क्यों गलत हो गया, यहाँ पर ईज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मेल और ईमेल दोनों सेम चीज़ है। इसी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, याद रखिएगा। तो यहाँ पर ईज हो जाएगा, ईज अ मेथड हो जाएगा, ईज अ मेथड, याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका गलत हो गया, 67 हो गया। 68 देख लेते हैं। 68 में क्या पूछा गया, देखिए यहाँ पर जो सवाल है इसमें माई ब्रदर पुट्स बाय ए लिटिल मनी एवरी मंथ, यही सवाल है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर सेव होता है, पुट की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेव हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पर सेव माने मेरा भाई जो है थोड़ा मनी प्रत्येक महीना क्या करता है, बचाता है। यहाँ पर आपको जो लग रहा है कि नहीं ये वर्ड होना चाहिए, तो यहाँ पर आपका सेव हो जाएगा, बचाता है, याद रखिएगा। स्पेंड नहीं, स्पेंड मतलब ध्यानपूर्वक खर्च करता है, ये आपका गलत हो जाएगा। लॉस मनी भुला देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 में क्या दिया गया है, आई वाज इन टू माइंड्स वेदर टू बाई ए न्यू टेलीविजन और ए कंप्यूटर, इस तरह से दिया गया है सवाल। तो और ए न्यू कंप्यूटर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू बी अनडिसाइडेड हो जाएगा, टू बी अनडिसाइडेड, याद रखिएगा, टू बी अनडिसाइडेड हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो लग रहा है वर्ड कि ये वर्ड होना चाहिए, यहाँ पर आइटम और फ्रेज से पूछा गया तो ये वर्ड होना चाहिए, यही आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम लोग 70 में देख लेते हैं। 70 क्वेश्चन नंबर में क्या दिया गया है, रामा वाज ऑन क्लाउड 9 व्हेन शी हर्ड दैट शी हैड वोन द लॉटरी, इस तरह से पूछा गया है। तो यहाँ पर वेरी हैप्पी हो जाएगा,
याद रखिएगा यहाँ पर आपको कोई एक वर्ड भरना है जो लग रहा है कि नहीं ये वर्ड होना चाहिए यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा वेरी हैप्पी। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन देख लेते हैं। सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर आपको पूछा गया है सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसमें भी। इसमें क्या पूछा गया है, पहला पूछा गया है सुपर कंडक्टर की चालकता क्या होती है। सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है, क्या नहीं कितनी होती है। तो यहाँ पर सुपर कंडक्टर तो यहाँ पर शून्य हो जाएगा, चालकता उसमें शून्य हो जाएगा, यानी कि रेसिस्टेंस जीरो होगा तभी तो आपका यहाँ पर तार जो है अच्छे से करेंट दे पाएगा। रेसिस्टेंस यानी कि आपका जितना तार लंबा होगा तो उतना ही उसमें प्रतिरोध रहेगा। याद रखिएगा, जितना तार आपका लंबा होगा, जितना तार आपका लंबा होगा उतना ही आपका प्रतिरोध होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। आपने पढ़ा होगा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू आर, यानी कि रेसिस्टेंस जो है आपका तार के लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, समानुपाती होता है। यानी कि तार लंबा तो उसमें प्रतिरोध भी आपका रोकने की क्षमता ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर जितना ज़्यादा आपका करंट रोकेगा तो आपके घर में बिजली नहीं आ पाएगी, इसलिए तार जितना छोटा रखिए उतना ही अच्छा होता है। कहा जाता है, बहुत लोग आपने सुना होगा कि तार छोटा रखिए, ज़्यादा तार न खींचे, इस ज़्यादा करंट न ले लेवे, वोल्टेज कम ना हो जाए, इस तरह से आपने सुना होगा कभी कभी। तो इसीलिए यहाँ पर रेसिस्टेंस शून्य होगा, तो यानी कि सुपर कंडक्टर होगा, बहुत बढ़िया करेंट आपके घर में फ्लो करेगा, यानी कि सुपर कंडक्टर मुझको माना जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 में दिया गया है, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है। 88 दिन में एक चक्कर लगा लेता है, यही सवाल पूछा गया है, इस तरह से पूछ रहा है सवाल। तो यहाँ पर 88 दिन में बुध चक्कर लगा लेता है सन की, याद रखिएगा सूर्य की चक्कर जो 88 दिन में एक आपका लगा लेता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 73 में चलते हैं। 73 में क्या दिया गया है, सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर न्यूक्लियर अभिक्रिया के द्वारा उत्पन्न होता है। याद रखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया तो उसमें कोई करने नहीं जाएगा, जैविक अभिक्रिया ये सब बायोलॉजिकल हो गया, तो ये सब आपका सही नहीं है। और यहाँ पर आयनी अभिक्रिया, आयनी भी आपका ये सब वैज्ञानिक लोग करता है, तो ये सब आपका गलत है। यहाँ पर न्यूक्लियर जो होता है ये आपका ऑटोमेटिक होता है, याद रखिए। और वैज्ञानिक लोग भी इसे करवाता है, बम ब्लास्ट ये सब आपको बनाता है तो वैज्ञानिक लोग करवाता है। तो यहाँ पर न्यूक्लियर अभिक्रिया इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 में देख लेते हैं। 74 में जो दिया गया है, किस राज्य में विधानसभा में सीटों की संख्या अधिकतम है। सीटों की संख्या देखिए, विधानसभा में सीट की संख्या अधिकतम जो है उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में 80 है। और बिहार में कितना है जी, बिहार में आपका 40 है। याद रखिएगा, ये आपका यूपी हो गया, ये आपका बिहार हो गया। तो बिहार में आपका कितना है, 40, आपका 40 है, और यूपी में आपका इससे दूना है, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 75 जो है पूछ रहा है कि कहा जाता है कि ताजमहल जो है मार्बल कैंसर से ग्रस्त है, यह मार्बल कैंसर क्या है। तो यहाँ पर मार्बल कैंसर क्यों है, देखिए आपको पता होगा कि ताजमहल जो है मार्बल से बना हुआ है, और मार्बल पे अगर आपका यहाँ पर देखिए एसिड गिरता है, यानी एसिड का मतलब होता है अम्ल वर्षा, एक तरह से मान लीजिए जिससे आपका पानी पहला बार महीना में पड़ता है तो उसमें से जो है विशुद्ध यानी कि अशुद्ध पदार्थ जो है उसमें से गिरते हैं। जैसे अशुद्ध आपका क्या क्या हो गया, यहाँ पर SO2 हो गया, और NO2 आपका तो सही है, NO2 सही पदार्थ है। SO2 ये सब जो आपका एसिड है आपका क्या है, ये सब आपका एसिड डायरेक्ट मार्बल पे गिरता है तो पीलापन लाता है। तो मार्बल पे पीलापन लाएगा तो मार्बल गंदा दिखने लगता है। तो इसी तरह से आपको यहाँ पर समझना है कि जो यहाँ पर मार्बल कैंसर कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि अम्लीय वर्षा जो मार्बल को क्षरण करती है, खा जाती है एक तरह से, समझिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 76 जो है, डेंगू बुखार किस रोगवाहक द्वारा संचरित होता है। याद रखिएगा, यहाँ पर एनाफिलीज कल्सीफेरिसिस, याद रखिएगा एनाफिलीज कल्सीफेसिस होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 में क्या पूछा गया है, प्रकृति में पाए जाने वाला सोडियम क्लोराइड या अथवा टेबल नमक, टेबल नमक भी कहा जाता है, याद रखिएगा। सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl को हम लोग क्या कहते हैं, टेबल नमक भी कहते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सा होता है, तो यहाँ पर हैलाइड हो जाएगा, याद रखिएगा हैलाइड हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 में क्या दिया गया, वर्धमान महावीर ने परिनिर्माण यानी कि मृत्यु कहाँ उनकी हुई थी, तो पावापुरी में, याद रखिएगा पावापुरी में उनकी मृत्यु हुई थी,
याद रखिएगा। चलिए 79 में देखते हैं लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ स्थित है। तो लक्षद्वीप जो है भारत के नक्शा आपने इस तरह से देखा होगा और इस तरह से आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर जो है भारत का नक्शा में याद रखिएगा, इधर जो है इधर आपका क्या होता है, अरेबियन सी होता है। अरेबियन सी यानी कि अरब सागर होता है, अरेबियन सी होता है। और इधर में ही आपका लक्षद्वीप रहता है और इधर अंडमान निकोबार होता है। याद रखिएगा, अंडमान निकोबार होता है, अंडमान निकोबार, निकोबार इस तरह से शॉर्ट में बता रहे हैं, अंडमान निकोबार होता है इधर। तो इधर आपका लक्षद्वीप होता है। तो लक्षद्वीप जो है यहाँ पर अरब सागर में हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 में देख लेते हैं, किस संधि से प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ। तो यहाँ पर वर्सेल्स की संधि, याद रखिएगा वर्सेल्स की संधि यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 क्वेश्चन नंबर जो है आपका ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बार बार रिपीट कर रहा है, चाहे आपका 2022 में पूछा हो या 2023 में पूछा हो। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप पढ़ के चले जाइएगा, जरूर पढ़ के जाइएगा, तो हो सकता है कि आपको बहुत काम दे, क्योंकि बहुत क्वेश्चन जो है आपको रिपीट किए गए हैं। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, ये आप याद रखिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3, याद रखिएगा NaHCO3 इज क्या है, बेकिंग सोडा है। बेकिंग सोडा का मतलब होता है खाने वाला सोडा, इसको कहते हैं खाने वाला सोडा। याद रखिएगा, इसको हम लोग कहते हैं क्या, खाने वाला सोडा। याद रखिएगा, हम लोग सोडा जो डालते हैं खाने में, भोजन में कभी कभी डालते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो जैसे मटर बनाते हैं तो उसमें नहीं, जब सीझता है ज़्यादा तो हम लोग सोडा डाल कर सिझाने की कोशिश करते हैं, तो ये खाने वाला सोडा कहलाता है। याद रखिएगा, खाने वाला क्या कहलाता है, ये आपका सोडा कहलाता है, खाने वाला सोडा। और NaOH तो आपने समझ गया कि NaHCO3 जो है आपका क्या है, बेकिंग सोडा है। लेकिन ये देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है NaOH जो है आपका कास्टिक सोडा कहलाता है जी। याद रखिएगा, सोडियम यहाँ पर जो NaOH जो है कास्टिक सोडा कहलाता है, इसको हम लोग कहते हैं कास्टिक सोडा। NaOH को कास्टिक सोडा कहते हैं। और इसे हम लोग क्या करते, इससे हम लोग क्या करते हैं, इससे हम लोग जो है ये प्योर बेस है, आपका स्ट्रॉन्ग बेस माना जाता है। इससे हम लोग मुंह धोते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं कि कोलगेट है। तो इसी से कोलगेट बना हुआ है, NaOH से कोलगेट बना हुआ है, जिसे हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं, हम लोग इसे कहते हैं कास्टिक सोडा। और इसमें सोडियम एसीटेट या सोडियम कार्बोनेट ये सब अलग चीज़ हो गया। यहाँ पर आपको याद रखना है, सोडियम कार्बोनेट जो है आपका क्या है, सोडियम कार्बोनेट भी आपका महत्वपूर्ण है। सोडियम कार्बोनेट को हम लोग कहते हैं वॉशिंग सोडा, याद रखिएगा वॉशिंग सोडा कहते हैं, वॉशिंग सोडा। ये भी बहुत बार पूछा गया है, वॉशिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं, हम लोग वॉशिंग सोडा कहते हैं। याद रखिएगा, ये भी आपका बहुत महत्वपूर्ण है, वॉशिंग सोडा कहते हैं, यानी धोबन सोडा, धोने वाला सोडा यानी सर्फ। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 में देख लेते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभाध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज राइट आंसर है, जीवी मावलंकर, याद रखिएगा जीवी मावलंकर। तो क्वेश्चन नंबर 83 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 में दिया गया है, विविध जलवायु एवं मौसम दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रिया कहाँ घटित होती है। तो यहाँ पर क्षोभ मंडल में, याद रखिएगा क्षोभ मंडल में, ये ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए टाइगर परियोजना कब शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 84 में टाइगर परियोजना जो है 1973 में शुरू की गई थी। याद रखिएगा 1973 में शुरू किया गया था। ये सब आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 85 जो है, यहाँ पर मृग मरीचिका बनाने वाली प्रघटना को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, याद रखिएगा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का मतलब होता है टोटल क्या कहते हैं इसको, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इस तरह से हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो याद रखिएगा यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, इसमें क्या होता है जी, ये आपको ज़्यादातर राजस्थान में मरुस्थल जगह पे देखने को मिलेगा। मरीचिका में नहीं होता है वहाँ पर, जैसे आप जिस स्थान पे खड़ी हैं, जैसे आप मान के चलिए कि आप मरुस्थल पे खड़ी हैं और इस पॉइंट पे आप खड़ी हैं और आपको पानी की आवश्यकता है, तो यहाँ पर आपको इधर बालू जो है, इधर आपको बालू पानी की तरह दिखेगा। और जब आप यहाँ से यहाँ चले जाइएगा तो आप यहाँ पर अब बालू ही रहेगा, पानी नहीं दिखेगा।
इस चमकने के कारण पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। ऐसा चमक मारता है रोशनी से कि आपको ये दिखेगा पानी, लेकिन जब आप यहाँ जाइएगा तो बालू दिखेगा, और आप वापस जब इधर देखिएगा तो फिर आपको इधर आपको बालू की जगह पानी दिखना चालू हो जाएगा, यानी कि यह मरीचिका इसको कहते हैं। माने आप जगह चेंज कीजिएगा तो यहाँ पर जो है रिफ्लेक्शन के कारण होता है, याद रखिएगा रिफ्लेक्शन के कारण आपका यहाँ पर क्या होता है, मरीचिका का निर्माण होता है, उसे हम लोग मरीचिका कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 में क्या है यहाँ पर, चलिए ऊपर कर लेते हैं। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 86 में जो दिया गया है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो यहाँ पर 10 नवंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा 10 नवंबर को। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 में दिया गया है, इटली का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? सफ़ेद लिली होता है जी, याद रखिएगा व्हाइट लिली। और क्वेश्चन नंबर 88, ये सब आपको तो याद होगा, पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी? 1526 में, यह तो आपको याद ही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 में देख लेते हैं 89। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 में क्या है, कौन सा बैंक जो है कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकताओं तक सीमित है? तो यहाँ पर नाबार्ड, याद रखिएगा नाबार्ड जो है आपका यहाँ पर सीमित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 जो ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है, तो यहाँ पर मैंने 2023 का पूरा करा रखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 भी देख लेते हैं, ये आपका लास्ट हो जाएगा। भारत में सबसे योजनाबद्ध बसा शहर कौन सा है? तो यहाँ पर चंडीगढ़ हो जाएगा, याद रखिएगा चंडीगढ़ हो जाएगा। चलिए मैंने सारा कुछ एक करा लिया। क्वेश्चन नंबर जो आपका यहाँ पर जो भी 90 क्वेश्चन टोटल पूछे जाते हैं पैरामेडिकल में, तो यहाँ पर मैंने पूरा करा चुका हूँ। चलिए 2023 का आज कंप्लीट करवा लिए हैं, और इसी तरह से 2022 का भी लाएंगे, 2021 का भी लाएंगे। आप उसे ज़रूर पढ़ के जाइए, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, अब 2 दिन ही बचा है समय। आज आपका जो तारीख है, आपका कितना तारीख है जी? आज आपका है यहाँ पर 20 तारीख है, 20 याद रखिएगा 20 जून है। और आपका यहाँ पर 23 से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, 23 से आपका स्टार्ट होने वाला है। तो आप प्रीवियस ईयर अभी ज़रूर पढ़ के जाएँ, क्योंकि ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मैंने सारा कुछ पढ़ा दिया। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं, जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखना चाहते हैं तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि यस। चलिए यहाँ पर मैं आपके लिए 2022 का भी क्वेश्चन लाऊंगा और 21 का भी क्वेश्चन लाऊंगा। और वीडियो को जितना हो सके आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए, और चैनल को आप क्या कीजिए, आप सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।